हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस हिस्ट्री की वीडियो में। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसके हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड दिस इज योर सेकंड लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी कि 19th सेंचुरी में प्रिंट की क्या पोजीशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंडीशंस हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का लास्ट में ही होता है कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो यस, आज का यही हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो प्रिंट था उसका इंपैक्ट क्या था इंडिया जैसे जगह पर, जो कि ऑलरेडी काफ़ी एडवांस था प्रिंट के मामले में। लेकिन हाँ, उस टाइम पर क्योंकि जो प्रिंट था वो हमारे पास में मशीन्स के थ्रू नहीं था, उस लेवल पे नहीं था। लेकिन हाँ, वी वर एडवांस एट दैट टाइम, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे जो वेदास थे या उपनिषदास थे या जितने भी हमारा लिटरेचर था वो सारा, हाँ ठीक है, हैंड रिटन था, मैन्यूस्क्रिप्ट था, बट यस उस टाइम पर भी वो लिखने की कला, वो प्रिजर्वेशंस उन सभी पेपर्स का, दैट वाज जस्ट नेक्स्ट टू इमेजिनेशन। अब देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे कि प्रिंट इंडिया के अंदर बिल्कुल प्रिंटिंग का जो आइडिया है वो कैसे आया वो डिस्कस करेंगे हम, और किस तरह से प्रिंट जब भारत में आया था उसके पहले हमारे यहाँ पे क्या पोजीशन थी, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फिगर 18 है। यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट दिख रहा होगा, ये है दीवान ऑफ हाफिज। हाफिज कौन थे? हाफिज 14th सेंचुरी के बहुत बड़े फेमस शायर थे, पोइट थे। इन्होंने, इनकी जो किताब है, इस किताब जिसको इन्होंने दीवान कहा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी अपनी जो राइटिंग्स हैं, जो अपना वर्क है वो लिखा है। एंड इफ़ यू विल सी देन यू विल नोटिस कि कितना ब्यूटीफुली इन्होंने पोर्ट्रेट किया है। ये सारे उर्दू में लिखे हुए हैं। अगर आप इसको देखोगे तो जो कैलीग्राफी है ये, इस कैलीग्राफी में देखो, ये वो लेटर्स को इन्होंने हाईलाइट किया है। जैसे आजकल हम हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइटर होता है, वैसे इन्होंने अपने वर्ड्स को हाईलाइट किया है। यहाँ पर अगर थोड़ा देख रहे होंगे, हालांकि इस फोटोग्राफ में इतना वो ओपन होकर के खुल करके नहीं आ रहा है, ये गोल्डन लीव्स दिख रही होगी तुम्हें, गोल्डन वर्क दिख रहा होगा। तो मतलब इसको इतना ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किया है अपने पूरे वर्क को। और कब की बात कर रहे हैं हम? 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर उन्होंने अपने इस कल्चर को, अपने उस वर्क को, हार्ड वर्क को, अपनी नॉलेज को इस तरह से उन्होंने लोगों के लिए, लोगों के सामने रखा था। एंड यहाँ पे फिगर देखिए, पोर्ट्रेट देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है। केवल यही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स रहे। जैसे यहाँ एक और फिगर आपको दिया हुआ है, 14th फिगर, ये था गीता गोविंद का। गीत गोविंद बोलते हैं इसको, गीत गोविंद। ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि गीत गोविंद किसने लिखी थी। ये थे आपके जयदेव जी ने। तो जयदेव जी ने गीत गोविंद जब लिखी तो उसमें उन्होंने जो लीव्स होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, भोजपत्र जिसको कहते हैं, उस पर इन्होंने ऐसा लिखा हुआ था, पाम लीव्स पर लिखा हुआ है, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट था। इसके अंदर बेसिकली कृष्णा, राधा और जो गोपियां हैं वृंदावन की, उनके बारे में इन्होंने सब कुछ, उनकी क्या बातचीत हुई, किस तरह से वो डिस्कस करते हैं, किस तरह से रास होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है इसके अंदर। तो ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट थे, फिगर्स थे जो आपने देखे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट इसके आगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब प्रिंट आया उसके पहले हमारे यहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखते हैं अपन, कोई भी चीज़ हाथ से जो लिखी हुई है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर, इंडिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से ही अगर देखें अपन तो बहुत टाइम पहले से ही इस चीज़ को लेकर इंडिया बहुत एडवांस था। जिस तरह से वो उसको लिखा करता था, जिस तरह से वो पोर्ट्रेट करते थे अपनी चीज़ों को, और उसको हमने संभाला हुआ था। एक व्यक्ति उसकी कॉपी करता था और कॉपी लगातार आगे चलती जाती थी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इंडिया बहुत पुराने टाइम से ही ट्रेडिशन, ओल्ड ट्रेडिशन हमारा रहा है कि हमने संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन के अंदर हमारे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, ठीक है। जैसे हमारे साउथ के अंदर साउथ के लैंग्वेजेस में, वो वहाँ के जो डायलेक्ट्स होते हैं उन सभी के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहे। तब भी जब प्रिंट हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो गया था, लेट 19th में आते आते ज़रूर थोड़ा सा इसका जो पेस था वो स्लो हुआ। नो डाउट उस टाइम तक तो होना ही था, क्योंकि प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अब ईजी हो चुका था अप्रोच करना। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अपन नाजुक होते हैं, इनको बहुत सेफली रखना पड़ता है, केयरफुली हैंडल करना होता है, और इजीली इनको नहीं पढ़ा जा सकता जस्ट बिकॉज इनका अलग अलग लोगों का लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है। उस हिसाब से पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता था, इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आप नॉर्मल डेज में नहीं देखते थे, ठीक है। तो देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है आपके सामने, एक
ये भी फिगर आपको दिया हुआ है, 16th फिगर ऋग्वेद का है। आप सभी जानते हो कि ऋग्वेद क्या है, 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद होता है, ठीक है। तो 4 वेदों के अंदर से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर भी 4 पार्ट हैं, सॉरी 10 पार्ट हैं, और ये जो 10 बुक्स हैं ऋग्वेद की उसको मंडल कहा जाता है, और लगभग 10,600 के आसपास श्लोकाज हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो कितना कितना बड़ा वर्क था, और ये कब बना था। अगर आप इसको सोचोगे तो लगभग 1500 बीसी से 1200 बीसी के बीच का है ये, इसका जो ये राइटिंग है, तो इतना पुराना लिखा हुआ। आप इमेजिन करो बीसी 1500 बीसी, तो वेदास इतने ज्यादा ओल्ड हैं हमारे, और इवन आज भी वेदास को पढ़ा जाता है। केवल ऐसा हमारा ही देश है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि डेली लाइफ में नहीं होता तो बच्चे पढ़ते कैसे थे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चे जब पढ़ा करते थे तो जो उनके गुरु थे वो सारी की सारी चीज़ों को मेमोराइज करते थे, एंड उस मेमोरी बेस पर वो अपने बच्चों को समझाते थे, सिखाते थे, और बच्चे फिर उसको लिख लिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये टीचिंग, इस तरह से ये जो प्रीचिंग्स, इस तरह से जो ये नॉलेज थी वो स्प्रेड होना शुरू हुई ओवर द वर्ल्ड। और ऐसे में इंडिया भी अछूता नहीं रहा प्रिंट से। 19th सेंचुरी के बाद से जो भारत के अंदर प्रिंट आया वो नो डाउट बहुत तेजी से ग्रो करके जाता है। और ये प्रिंट कैसे आए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो चलो ठीक है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ रहे थे। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद में क्या सिचुएशंस आना शुरू होती है, कैसे लोग जानते हैं, तो कैसे आया भारत में। तो जब सबसे पहले पोर्तुगीज मिशनरीज हमारे यहाँ पर आती है और वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश करती है गोवा में। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 16th सेंचुरी। ऐसे में शुरुआत होती है गोवा से। उसके बाद, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग कल्चर के लोग आए थे, अलग अलग जगहों से लोग आए थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जिसमें से ब्रिटिश कम्युनिटी थी, इसके अलावा पोर्तुगीज़ स्पेशली थे, डच थे, है ना, जिनको दानिश भी कहते हैं अपन, डच थे, डैनिश थे, डच और दानिश एक नहीं, अलग अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो हमारे यहाँ आती है, जो बिजनेस करने के पर्पज से आती है। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया कि पोर्तुगीज़ आए, फिर जेसुइट आए। ये जेसुइट प्रीस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे कोंकणी लैंग्वेज को पहले सीख करके और उसके बाद कोंकणी लैंग्वेज में अपनी जो कंडीशंस थी, क्योंकि उस टाइम तक भारत के लोग सारी उनकी भाषा तो समझ नहीं पाएंगे, तो पहले उन्होंने सीखा, समझा, फिर अपनी जो चीज़ें थी वो उनको सिखाने के लिए उन्हीं की भाषा में उसको प्रिंट करवाया, और प्रिंट कराने के बाद में उसको सर्कुलेट किया। इट वॉज टाइम ऑफ 1674 जब लगभग 50 बुक्स प्रिंट किया गया कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। आगे चल कर ये सन सारे याद रखना। 1579 के अंदर बात करें तो कैथलिक प्रीस्ट ने भी ऐसे ही किया था। पहली तमिल बुक कोचीन के अंदर इन्होंने प्रिंट करी थी। 1773 के अंदर मलयालम बुक आई थी पहली। डच प्रीस्ट एंड मिशनरीज ने भी 32 तमिल टेक्स्ट के अंदर बुक निकाली, जो कि पहले अपने काम किए हुए जो उन्होंने थे, जो भी पहले चीज़ें एग्जिस्ट करती थी उनको ट्रांसलेट करके ही प्रिंट बनाया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि इनका खुद का कोई थॉट था इन बुक्स को बनाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट डच पेजेंट्स मिशनरी, सॉरी डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी के थ्रू जो नई बुक्स बनी थी 32 बुक्स, वो पहले वाला जो एग्जिस्टेड इन्होंने काम कर रखा था उसको ट्रांसलेट करते हुए इन्होंने बनाया था। तो कितनी कितनी बुक है, कौन कौन सी है, एक बार देख लेते हैं फिर से वापस से। देखो, पोर्तुगीज मिशनरी में गोवा में सबसे पहले इन्होंने प्रिंट लगाया 16th सेंचुरी में। जेसुइट प्रीस्ट ने बहुत सारे पैम्पलेट्स कोंकणी लैंग्वेज सीखने के बाद प्रिंट किए। 1674 में 50 बुक प्रिंट की गई थी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। 1579 के अंदर कैथलिक प्रीस्ट ने प्रिंट किया पहला तमिल बुक कोचीन में, और 1773 के अंदर पहली मलयालम बुक प्रिंट की गई। इसके अलावा डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने भी 32 बुक्स को प्रिंट किया पहले वाली बुक का ट्रांसलेशन करते हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। मतलब भारत वालों की तरफ से कुछ नहीं था, बाहर से लोग आकर के सारा सब कुछ करके गए थे। अब यहाँ पर एक जो ब्रिटिशर्स की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इसमें इंपॉर्टेंटली आएंगे। तो इसको पहले अच्छे से समझने के लिए ये समझो कि दूसरी कम्युनिटीज़ ने अपने यहाँ पे सारा जो भी कल्चर था वो स्प्रेड कर दिया था। जो भी इनका जो भी थॉट थे, जो मैसेजेस थे, वो सारे इन्होंने शेयर किए थे। इट्स टाइम टू डिस्कस दैट व्हाट ब्रिटिशर्स हैज़ डन। यहाँ पर स्टार्ट होता है कि पहला, अगर आप रेगुलर पीरियडिकली कोई ऐसा प्रिंट अगर आप देखें जो सर्कुलेट हुआ, तो वो हुआ था बंगाल गैजेट। ये बंगाल गैजेट था जेम्स ऑगस्टियस हिस्की के थ्रू बनाया हुआ, जिसको हिस्कीज बंगाल गैजेट भी कहते हैं, क्योंकि 2 बंगाल गैजेट हैं। तो बंगाल गैजेट जो हिस्की का था,
तो हिस्की का ये जो बंगाल गैजेट था बेसिकली वो पहला पीरियडिक प्रिंट था। ये मैगजीन थे, इसमें एडवर्टाइजमेंट थे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि स्लेव्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, ये बात भी थी। इवन मॉकिंग मैनर में जो भी सीनियर कंपनी के हाई ऑफिशियल्स होते थे उनकी गॉसिप भी इसमें हुआ करती थी। तो ऑफ कोर्स लोगों को पढ़ करके बड़ा मज़ा आता था, इवन उनकी कम्युनिटी के अंदर भी, जो अंग्रेज थे ना उनकी कम्युनिटी के अंदर भी। लेकिन ये बात जब पता चलता है गवर्नर जनरल को, वॉरेन हेस्टिंग को, तो ऐसे कंडीशन में बड़े आग बबूला हो जाते हैं। नाराज होने के बाद वो बोलते हैं कि भैया ये नहीं चलेगी, इस बंदे को यहाँ से हटाओ, निकालो। तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने हिस्की को हटा दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बात हमारे लिए अच्छा लिखे, जो पेपर जो प्रिंट अच्छा करेगा हमारे बारे में, उसको मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट के रेफरेंस में इन्होंने जो इंफॉर्मेशन जो अच्छा पोर्ट्रेट किया जाना चाहिए था उसको पब्लिश करवाना शुरू किया। इनका खुद का जिसको गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखा हो वो न्यूज़पेपर इन्होंने प्रिंट किया। और 18वीं सेंचुरी तक आते आते जो न्यूज़पेपर थे, जो जर्नल्स थी, जो डिफरेंट प्रिंट्स थे, उसके अंदर तेजी से बढ़ोतरी हुई और इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ऐसे में एक पर्सन थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने भी बंगाल गैजेट नाम का न्यूज़पेपर, पीरियडिकली न्यूज़पेपर इन्होंने निकालना शुरू किया। दैट वाज वीकली प्रिंटेड। ये वीकली प्रिंट होता था बंगाल गैजेट के नाम से, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य के थ्रू प्रिंट करवाया जाता था। मेरे हिसाब से तुम्हें यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम देखो तो पहला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला पीरियडिकली जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता था दैट वाज हिस्कीज बंगाल गैजेट। बाद में उसी का मतलब उसको जब हटा दिया क्योंकि वो मॉकिंग मैनर में बातें करता था, तो ऐसे में बंगाल गैजेट दूसरा भी यही है, लेकिन ये इंडियन है। वो कौन सा था? वो ब्रिटिशर था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो इसी का पैरेलल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस रिफॉर्मेशन एंड पब्लिक डिबेट्स। क्या डिबेट्स हुई पब्लिकली, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप होपफुली ये सारी चीजें पढ़ के आ चुके होंगे एंड ये सारी चीज तुम्हें समझ में आ भी गई होगी। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, वी विल रिजॉल्व दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।